हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान के तहत जो है भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में जो है पढ़ेंगे। अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139, 140 और 141। इससे पहले अनुच्छेद 136 तक जो है हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हम 137 से लेकर अनुच्छेद 141 तक में क्या प्रावधान दिया गया उच्चतम न्यायालय के बारे में, इसको पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 137 यानी आर्टिकल 137 में जो है क्या प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 137 में जो है उच्चतम न्यायालय को जो है किसी मामले में जो निर्णय दिया गया उस निर्णय या ऑर्डर यानी आदेश का जो है रिव्यू करने की जो है शक्ति दी गई है, यानी पुनर्विलोकन की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत दी गई है। इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो है प्रश्न जो है कैसा बनता है। तो प्रश्न यह बनता है कि उच्चतम न्यायालय जो है अपने निर्णय या आदेश का जो रिव्यू करता है या पुनर्विलोकन करता है, उसकी शक्ति जो है संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को दी गई है। तो अनुच्छेद 137 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय या अपने आदेश का जो है रिव्यू करने का या पुनर्विलोकन करने का जो है पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। तो समझते हैं जो है आगे रिव्यू के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 137 में जो है क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 137 में यह दिया गया है कि निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यानी उच्चतम न्यायालय जो है अपने द्वारा सुनाए गए आदेश या निर्णय का जो है पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके बारे में प्रावधान दिया गया या इसके बारे में जो है उच्चतम न्यायालय को जो रिव्यू की शक्ति दी गई है 137 के तहत दी गई है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन की शक्ति होगी। अनुच्छेद 137 के तहत जो है यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय जो है अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो है निर्णय सुनाया है या कोई आदेश दिया है और उसमें जो है यदि जो है यह एप्लीकेशन दी जाती है उच्चतम न्यायालय में कि उच्चतम न्यायालय जो है अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का जो है दोबारा से रिव्यू करे और उसमें जो है दोबारा निर्णय दे, या जो है पहले के निर्णय में कोई कमी रह जाती है या जो है कोई जो है इम्पॉर्टेंट जो है एविडेंस मिल जाता है, तब जो है रिव्यू के लिए जो है उच्चतम न्यायालय में एप्लीकेशन दी जाती है। तो उच्चतम न्यायालय जो है अपने निर्णय का जो रिव्यू करता है या पुनर्विलोकन करता है वह जो है अनुच्छेद 137 के तहत ही करता है। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय जो है दूसरी बार निर्णय सुनाता है रिव्यू करके, जो है आर्टिकल जो है 137 के तहत। तो उच्चतम न्यायालय जो है एक ही मामले में जो है 3 बार जो है निर्णय सुना सकता है। तो जो है पहला निर्णय मामले को जो है सुनकर जो है उच्चतम न्यायालय उस पे निर्णय देता है। दूसरी बार जो है उच्चतम न्यायालय जो है अपने ही निर्णय का रिव्यू करके या पुनर्विलोकन करके जो है दूसरी बार उसी मामले में निर्णय सुना सकता है। और तीसरी बार जो उच्चतम न्यायालय जो है निर्णय सुनाता है वह जो है क्यूरेटिव पिटीशन के तहत या रिफॉर्मेटरी पिटीशन के तहत जो है अपना जो है निर्णय सुना सकता है। तो जो ये क्यूरेटिव पिटीशन का जो प्रावधान है या जो है भारतीय संविधान में जो है नहीं दिया गया है। इसकी उत्पत्ति जो है भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है अनुच्छेद 142 के तहत की है अनुच्छेद 142 के तहत जो उच्चतम न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति दी गई है या इनहेरेंट पावर जो है उच्चतम न्यायालय को दी गई है, उसी के तहत जो है उच्चतम न्यायालय ने
किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है अन्याय को रोकने के लिए, जहाँ पर बहुत ही अन्याय हो रहा हो उसको रोकने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय जो है क्यूरेटिव पिटीशन का प्रावधान किया गया है। तो क्यूरेटिव पिटीशन पर जो है सुनवाई करके जो है उच्चतम न्यायालय अपने ही निर्णय में जो है अपने ही जो है एक ही मामले में जो है तीसरी बार निर्णय सुना सकता है। तो जो क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जाती है उसका जो है वो जो है अनुच्छेद 132 के तहत दायर की जाती है, लेकिन उसकी जो है क्यूरेटिव पिटीशन की जो उत्पत्ति है वह अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय ने की है, क्योंकि संविधान में जो है तीसरी बार उच्चतम न्यायालय को निर्णय जो है देने का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये इनहेरेंट पावर के तहत जो है उच्चतम न्यायालय ने इसका जो है उत्पत्ति की है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसकी उत्पत्ति किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो इसका आंसर होगा कि अनुच्छेद 142 के तहत जो है अपनी इनहेरेंट पावर के तहत जो है उच्चतम न्यायालय ने क्यूरेटिव पिटीशन का प्रावधान किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है उच्चतम न्यायालय जो है अपने द्वारा दिए गए जो आदेश या निर्णय का जो है रिव्यू कर सकता है। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के तहत जो है कोई भी मामला हो सकता है, यानी वह मामला सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है और राजस्व से संबंधित कोई भी मामला हो सकता है, जिसका उच्चतम न्यायालय जो है दोबारा से उसी मामले में रिव्यू कर सकता है या पुनर्विलोकन कर सकता है और उस पे निर्णय दे सकता है। लेकिन जो ये रिव्यू की पावर है ये हाई कोर्ट को नहीं दी गई है। हाई कोर्ट जो है अपने जो है जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसका जो है रिव्यू नहीं कर सकता। यदि हाई कोर्ट ने एक बार किसी आपराधिक मामले में जो है निर्णय दे दिया है तो उसको जो है दोबारा उस मामले को पुनर्विलोकन या रिव्यू का जो है शक्ति नहीं दी गई है। रिव्यू करने की जो शक्ति है वो संविधान के तहत जो है केवल उच्चतम न्यायालय को ही दी गई है, केवल उच्चतम न्यायालय के पास ही है। तो यहाँ पे जो है 137 में यही प्रश्न बनता है कि पुनर्विलोकन की शक्ति जो है उच्चतम न्यायालय की वह दी गई है अनुच्छेद 137 के तहत। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 138 के बारे में। अनुच्छेद 138 ये सारे जो जितने भी आर्टिकल हैं उच्चतम न्यायालय के ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, क्योंकि ये जो है जीएस के तहत भी ये सारे क्वेश्चन जो है विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में जो है बनते हैं। ये अनुच्छेद 138 भी क्वेश्चन जो है बन चुका है। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि संसद जो है विधि बनाकर या कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता यानी ज्यूरिडिक्शन को है बढ़ा सकती है या उसे अतिरिक्त जो है ज्यूरिडिक्शन दे सकती है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 138 के तहत जो है संसद जो है विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता दे सकती है या उसकी ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा सकती है उच्चतम न्यायालय की, लेकिन कम नहीं कर सकती है। तो ये भी जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 138 के तहत जो है अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद देखते हैं 139। अनुच्छेद 139 में यह दिया गया है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना। 139 यानी अनुच्छेद 139 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा अन्य विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए ऐसे निर्देश आदेश या रिट निकालने की शक्ति प्रदान कर सकती है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को केवल जो है मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए जो है 5 प्रकार की रिट जारी करने का जो है प्रावधान किया गया या 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो है केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए ही रिट जारी कर सकता है, अन्य अधिकारों के लिए नहीं।
अन्य अधिकारों के लिए जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता नहीं दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 139 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि संसद जो है चाहे तो कानून बनाकर मूल अधिकारों के अलावा अन्य विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को जो है रिट निकालने की अधिकारिता दे सकती है या रिट निकालने की शक्ति दे सकती है। इसी का प्रावधान अनुच्छेद 139 के तहत किया गया है कि सामान्यतः जो है उच्चतम न्यायालय केवल और केवल अनुच्छेद 32 के तहत जो है मूल अधिकार के लिए जो है 5 प्रकार की जो रिट दी गई है वह जारी कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 139 के तहत यदि संसद चाहे तो कानून बनाकर जो है उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा जो अन्य विधिक अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय अन्य अधिकारों को लागू कराने के लिए भी जो है रिट जारी कर सकता है। तो ये जो है रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया जाना अनुच्छेद 139 के तहत की गई है। तो इसमें जो है यह जो है ध्यान रखने की जो बात है कि संसद जो है ऐसा जो है कानून बनाकर ही कर सकती है, यानी उच्चतम न्यायालय को जो शक्ति है संसद कानून बनाकर ही दे सकती है, इसके अलावा नहीं दे सकती है। अगला जो है अनुच्छेद हम देखेंगे 140, यानी अनुच्छेद 140 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ दी गई हैं, यानी एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो आनुषंगिक शक्तियाँ हैं वह उसका प्रावधान किया गया है। आनुषंगिक शक्तियाँ क्या होती हैं इसके बारे में समझते हैं। यानी उच्चतम न्यायालय जो है अपनी शक्तियों या अपनी शक्तियों का प्रयोग और अच्छे ढंग से कर सके या अपने कार्यों का संचालन और अच्छे ढंग से कर सके, इसके लिए जो है संसद कानून बनाकर जो है उच्चतम न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियां और दे सकता है, या अनुपूरक शक्तियां, यानी आनुषंगिक शक्ति, अनुपूरक शक्ति या अतिरिक्त शक्ति तीनों एक ही हैं। तो संसद को यह जो है पावर दी गई कि संसद जो है कानून बनाकर जो है उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त जो है शक्तियां प्रदान कर सकती हैं, जिससे उच्चतम न्यायालय जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग और प्रभावी ढंग से कर सके या अपने कार्य को जो है और अच्छे ढंग से कर सके। तो अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने का जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 140 में किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है कि उच्चतम न्यायालय को जो है आनुषंगिक शक्तियां जो है कौन प्रदान कर सकता है। तो संसद जो है विधि द्वारा, यानी विधि बनाकर या कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय को जो है अतिरिक्त शक्तियां जो है प्रदान कर सकती है। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 140 में किया गया है। इसके आगे अनुच्छेद 141 दिया गया है। अनुच्छेद 141 में जो है अनुच्छेद 41 में जो प्रावधान किया गया है वह न्यायिक पूर्व निर्णय के बारे में दिया गया है, यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में। इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 141 में जो है क्या दिया गया है। अनुच्छेद 141 में जो है कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होना, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होगी। यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित जो विधि होगी वह भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होगी, वो चाहे हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी पर जो है बाध्यकारी होगी। इसको कहते हैं न्यायिक पूर्व निर्णय या जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 141 से जो है एक क्वेश्चन यह बनता है कि जो न्यायिक पूर्व निर्णय यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो संवैधानिक आधार है वह मतलब कि कौन सा अनुच्छेद है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो है संवैधानिक आधार अनुच्छेद 141 है। अनुच्छेद 141 है। इसी में जो है अनुच्छेद 141 में ही बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो विधि होती है वह भारत के सभी न्यायालय, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो है बाध्यकारी होते हैं।
न्यायिक पूर्व निर्णय को समझते हैं। न्यायिक पूर्व निर्णय का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में जो है जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है इसको उर्दू में नज़ीर बोलते हैं, मतलब एक उदाहरण। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उसी मामले से जो है संबंधित या सेम इसी प्रकार का कोई मामला यदि किसी हाई कोर्ट में या किसी अधीनस्थ न्यायालय में आता है, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कोई निर्णय दे दिया है, तो जो है उचित जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, उसको जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय को हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय में जो है उदाहरण के रूप में या एक नज़ीर के रूप में जो है हाई कोर्ट या अधीनस्थ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके सामने जो है रखा जा सकता है कि इसी प्रकार के मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है। यानी उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वे नज़ीर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यदि उस मामले से मामले के समान या उससे मिलता जुलता कोई भी मामला जो है अधीनस्थ न्यायालयों में आता है, तो वहाँ पर जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय को जो है नज़ीर के रूप में या उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि ऐसे ही मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है। इसी को न्यायिक पूर्ण निर्णय कहते हैं। तो न्यायिक पूर्ण निर्णय का जो संवैधानिक आधार है वह अनुच्छेद 141 है। इसमें जो है प्रावधान किया गया है कि सभी उच्चतम न्यायालय के जितने भी निर्णय होंगे और उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सभी विधियां भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे और सभी न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए जो है बाध्य होंगे। इसमें हाई कोर्ट और जो है अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट के यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी सत्र न्यायालय सभी जो है इससे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बाध्यकारी होंगे। तो ये अनुच्छेद 137 से लेके अनुच्छेद 41 तक जो है इसमें जो है हमने समझाने का प्रयास किया, जिसमें से ये सभी अनुच्छेद जो है ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको भी जो है याद करना पड़ेगा। अगला आर्टिकल जो है अनुच्छेद 142 से लेकर 147 तक जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।